हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट एज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हमारी मेन स्ट्रेटजी सीरीज जो 2025 और 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मेंस का, उनके लिए ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन में देखते हैं कि कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स आते हैं। जैसे आप किसी क्वेश्चन में देखते हो डिस्कस होता है, किसी क्वेश्चन में आप इवैल्यूएट होता है, किसी में क्रिटिकली एग्जामाइन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, एल्यूसिडेट, एनालाइज। तो ये सब जो डायरेक्टिव्स है, दीज आर नॉट जस्ट रैंडम कि यूपीएससी ये सिर्फ रैंडमली नहीं पूछ रहा है कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देते हैं, ये क्वेश्चन में डिस्कस कर देते हैं, ये क्वेश्चन में एल्यूसिडेट कर देते हैं। ये किया जाता है टू स्पेसिफिकली सेट द टोन ऑफ योर क्वेश्चन, कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक टोन सेट करता है कि आपको वो क्रिटिकली एनालाइज करना है या फिर सिर्फ एनालाइज करना है, आपको वो एग्जामाइन करना है या क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, आपको वो डिस्कस करना है या फिर इवैल्यूएट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन का एक टोन सेट करके देता है यूपीएससी, और उस टोन पे आपको आपका आंसर का स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जब हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन का डायरेक्टिव है, लेट्स से एग्जामाइन है, तो वो एग्जामाइन डायरेक्टिव आपके आंसर का स्ट्रक्चर सेट करता है कि आपकी आंसर की अप्रोच क्या होनी चाहिए। बट कई सारे स्टूडेंट्स इन पे इतना ध्यान नहीं देते, वो कंटेंट बनाते हैं। अब पॉइंट ये है कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा, बहुत अच्छा रिसोर्सफुल कंटेंट लिखा, जिसके अंदर आपने डायग्राम्स भी डाले हैं, फ्लो चार्ट्स भी डाला है, बट द पॉइंट है कि क्या वो क्वेश्चन का डायरेक्टिव फॉलो कर रहा है। तो ये चीज यूपीएससी फोकस करता है कि आपने क्वेश्चन का डायरेक्टिव फॉलो किया है तो ही आपको वो अच्छे मार्क्स देगा। अगर आपने नहीं कर पाया, जैसे कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, कि डिस्कस में क्या होता है कि आपको व्यू पॉइंट्स बताने होते हैं कि एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट है, एक नेगेटिव व्यू पॉइंट है, और आप उसके बेसिस पे एक बैलेंस कंक्लूजन कर देते हो। यही होता है यूजुअली। तो दिस इज द डायरेक्टिव ऑफ डिस्कस, कि डिस्कस में ये चीज है। अब स्टूडेंट ये जर्नलिस्टिक डिस्कशन जो है वो हर एक क्वेश्चन को आंसर करने में लगता है, और उससे क्या हो रहा है कि वो स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम करता है। बट अगर क्वेश्चन में इवैल्यूएट पूछा गया है या एग्जामाइन पूछा गया है तो वो आंसर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो वो चीज पे हमें फोकस करना है। सो दैट इज व्हाट यूपीएससी इज ट्राइंग टू आस्क। ओके, तो खैर हम ये सारे ही डिटेल में वन बाय वन सारे समझेंगे कि क्या डायरेक्टिव्स है विद एन एग्जांपल्स जो यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंसर ये सवाल यही बनता है कि ये सारे डायरेक्टिव्स इतने ज़्यादा मैटर क्यों करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि वाई डायरेक्टिव मैटर्स, क्योंकि ये डायरेक्टिव्स का मेजर है कि ये क्वेश्चन का एक टोन सेट करता है। ठीक है, और यूपीएससी यही इसलिए भी रखता है कि वो आपसे टेस्ट करता है कि क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो यूपीएससी के लिए इजी हो जाता है आपको एलिमिनेट करना, राइट। बट आप चाहते हैं कि हम एलिमिनेट ना हो, तो इसलिए हमें क्वेश्चंस के डायरेक्टिव समझना होता है, क्योंकि जो आपके आंसर का जो 90% ऑफ आंसर क्वालिटी होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से हुई है। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है हमारे डायरेक्टिव्स पे, कि जो भी हमारे क्वेश्चंस के डायरेक्टिव्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमें इवैल्यूएट और एक्सप्लेन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। हालांकि आने वाले स्लाइड्स में हम हर एक क्वेश्चन डायरेक्टिव का मतलब समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे। बट अभी के लिए हमें यह समझना है कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा आंसर ही हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। कि अगर मेरे को आंसर में मैं डिस्कशन वाला ही अप्रोच रख रहा हूं जो एक जर्नलिस्ट अप्रोच है, तो मैं वही पॉजिटिव, नेगेटिव और कंक्लूजन पे आऊंगा। बट अगर आपसे पूछा गया है कि आपको एग्जामाइन करना है, राइट, तो एग्जामाइन करने पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का डायरेक्टिव ही चेंज हो जा रहा है। कि किसी में आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है तो किसी में आपका जजमेंट पूछा जा रहा है, तो हेंस उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका इंटरप्रिटेशन गलत हुआ तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा, और स्ट्रक्चर गलत हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स ही कम हो जाएंगे। तो जो यूपीएससी डायरेक्टिव वर्ड्स देता है वो एक इंस्ट्रक्शन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ये इंस्ट्रक्शन में चीजें सोचनी है और ये इंस्ट्रक्शन में आपको आंसर्स
लिखना है। तो इनको कहा जाता है कि दीज आर कंसिडर्ड एज द साइलेंट किलर्स। ये साइलेंट किलर से कंसिडर्ड कहा जाता है कि अगर आपने इनको फॉलो नहीं करते हो तो आप आंसर का क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ एक ऐसे लिख रहे हो, जिसमें ऐसे में कोई भी टोन नहीं होता है। हम टोन ऐसे में ऐसा होता है कि हर पेज पे टोन चेंज करते रहते हैं, अलग अलग डायमेंशंस लेते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं, वेयर एज आंसर में सिर्फ हमें 250 या 150 वर्ड लिखने होते हैं। सोचिए 150 वर्ड में एक आपको डायरेक्टिव दिया गया है और वही डायरेक्टिव हम नहीं समझ पाए, तो यूपीएससी कह रहा है कि यार ये डायरेक्टिव तो समझ नहीं पा रहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को कैसे समझ पाएगा, तो क्रॉस। इस तरीके से मार्किंग होती है यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। सो क्वेश्चन डायरेक्टिव बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए ना यार कि इतने सारे बच्चे आंसर्स लिखते हैं, वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बट उसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स भी होते हैं ना वो भी कई बार मिस कर जाते हैं क्वेश्चन का डायरेक्टिव समझने के लिए, वो हमेशा डिस्कस पे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें टॉपर से भी ज्यादा अच्छा लिखना है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन डायरेक्टिव्स पे फोकस करना है। जैसे सबसे पहला आ जाता है द मोस्ट कॉमन इज द डिस्कस, कि डिस्कस में आ जा रहा है कि हमें मल्टीपल व्यूज बता दे रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन कर दे रहे हैं कि लाइक दिस इज द कंक्लूजन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिर सेकंड आ जाता है एनालाइज करना। नाउ एनालाइज में क्या होता है कि आपको चीजें पार्ट्स में ब्रेक करनी होती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में अगर चीज पूछी गई है कि एनालाइज द रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, तो आपको एमएसएमई के रोल को एनालाइज करना है कि एमएसएमई का क्या रोल है। एक रोल है कि वो एम्प्लॉयमेंट देता है, दूसरा रोल है कि वो एक्सपोर्ट बढ़ाता है, तीसरा रोल है वो क्रेडिट देता है। तो कहने का मतलब क्या किया कि आपने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया, फिर वो चीज को एनालाइज किया। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे ना, अब जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन के डायरेक्टिव पे आप कम से कम 30 सेकेंड सोचिए, वो डायरेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए और उस पर 30 सेकंड सोचिए कि उसमें क्या बोला जा रहा है। कि अगर एनालाइज बोला गया तो आपको वो पार्ट्स को ब्रेक करके फिर उसमें इंटरलिंकेजेस बताना है कि एक्सपोर्ट क्यों कम ज्यादा हो रहा है एमएसएमई में, क्योंकि पैसा कम ज्यादा हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्यों कम ज्यादा हो रहा है इसमें, क्योंकि एक्सपोर्ट और पैसा दोनों कम ज्यादा होता है। तो ये चीज है, सो दिस इज इंटरलिंकेजेस। फिर थर्ड है एग्जामाइन करना। ना एग्जामिनेशन करना, यानी कि आप कोई चीज को एग्जामाइन करो तो आप वो चीज में डेप्थ में सोचना चाहोगे, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इन द डेप्थ। फिर आप जब डेप्थ में सोचोगे दैट एग्जामाइन द रोल ऑफ एमएसएमईज, पहले था एनालाइज द रोल ऑफ एमएसएमईज, अब मैं कह रहा हूं एग्जामाइन द रोल ऑफ एमएसएमईज इन अवर इंडियन इकोनॉमी। तो उसका रोल क्या है एमएसएमई का, सिमिलरली रोल तो सेम ही है कि लेबर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ करवा रहा है, राइट, जीडीपी बढ़ा रहा है। तो दीज आर द रोल। अब इसको एग्जामाइन करने में क्या करना है, हमें इंप्लीकेशंस पे फोकस करना है। लाइक एग्जामाइन द रोल ऑफ एमएसएमई में एक्सपोर्ट है तो उसका इंप्लीकेशन क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है, क्या वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में बढ़ रही है या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में बढ़ रही है, तो दैट इज द इंप्लीकेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप समझ रहे हो डिफरेंस कि एनालाइज में बोला है एनालाइज द रोल ऑफ एमएसएमई और यहां पे बोला है एग्जामाइन द रोल ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तो दोनों में अप्रोच चेंज हो जा रही है कि पहले में आप ब्रेक में पार्ट करो और उनके बीच में इंटरलिंकेज बताओ, दूसरे में आप वापस वो सारे पार्ट्स को डेप्थ में समझो और फिर आप उसमें से इंप्लीकेशंस निकालो। फिर आ जाता है क्रिटिकली एग्जामाइन। नाउ क्रिटिकली एग्जामाइन इज वेरी सिंपल कि इसमें क्या करना है कि आपको एक पॉजिटिव बताना है, एक नेगेटिव बताना है। लाइक अगेन हम कह रहे हैं क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ एमएसएमईज। तो जब आप रोल ऑफ एमएसएमई को क्रिटिकली एग्जामाइन करते हो तो उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें बताते हो। पॉजिटिव चीजें क्या बता रहे हो कि ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, ये एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। नेगेटिव चीजें क्या बोल रहे हो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे कई सारे एमएसएमईज फेल हो जा रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं हो रहा है। सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपने बता दिया कि तो दोनों का एक बैलेंस्ड व्यू बताना आपको जरूरी है। सो दैट इज योर जजमेंट, आपको आपका जजमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो यहां पे जजमेंट देना। अब स्टूडेंट जो मेजर कंफ्यूजन होते हैं ना वो दो में होते हैं, एक हो जाता है क्रिटिकली एग्जामाइन और दूसरा आ जाता है इवैल्यूएट। क्योंकि इवैल्यूएट में भी आपको आपका वर्डिक्ट देना पड़ता है एंड एग्जामाइन में भी आपको आपका जजमेंट देना पड़ता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इवैल्यूएट की बात करते हैं तो हमें वो इम्पैक्ट का एक असेसमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है कि आप वो चीज को असेसमेंट करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एल्यूसिडेट। नाउ एल्यूसिडेट इज वेरी सिंपल कि आप उसको और ज्यादा क्लैरिफाई करो, उसको और अच्छे से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो आप क्लैरिफाई करोगे विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ उसको क्लैरिफाई करो। फिर है सब्सटैंशिएट। नाउ सब्सटैंशिएट का मतलब क्या है कि आपने कोई भी क्लेम किया है, लेट्स से आपने क्लेम किया है कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर में इश्यू आ रहा है, तो ये क्लेम है आपका और आपको ये क्लेम से फैक्ट देना है ताकि आप अपने क्लेम का प्रूव करो। तो क्लेम का प्रूफ मैं कैसे दे सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं कि आईएमडी ने बोला है, ये प्रोजेक्शंस है, आईपीसीसी की रिपोर्ट आई गई है कि इराटिक मॉनसून से एग्रीकल्चर ऐसे इंपैक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या ऐड करना है आपको? फैक्ट्स, डेटास, एग्जांपल्स, राइट। तो यहां पे क्या किया कि मैंने जो भी क्लेम दिया है वो क्लेम को मैं सब्सटैंशिएट कर रहा हूं विद फैक्ट्स, डेटास एंड एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जा रहा है कमेंट। अब कमेंट में हमें क्या करना है कि हमें जो भी आपसे व्यू पॉइंट पूछा गया है दैट द एमएसएमईज आर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, कमेंट। तो अब ये कमेंट करने पे क्या करना, आपको एक बैलेंस व्यू देना है कि एमएसएमई से सच में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने एक बैलेंस व्यू दिया यस और नो वाला, फिर आपको आपका ओपिनियन देना है उसके बेसिस पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट आता है एक्सप्लेन। नाउ एक्सप्लेन का सिंपल मतलब है दैट आप सिंप्लीफाई करो, एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या हो गया कि एक्सप्लेन में क्या पूछा गया है कि आपको पहले बताना है हाउ, दैट हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग एग्रीकल्चर। फिर आ जाएगा व्हाई, दैट व्हाई क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग एग्रीकल्चर। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बट द पॉइंट है कि डायरेक्टिव समझना ज्यादा जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे, इन सभी वर्ड्स को हम वन बाय वन समझेंगे बाय कंपैरेटिव एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जो स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है वो है डिस्कस में एनालाइज में और एग्जामाइन में। तो एक केस कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि सैंपल क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एमएसएमईज, कि एमएसएमई का रोल क्या है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो ये क्या है? डिस्कस। अब डिस्कस में हमने क्या देखा था कि मल्टीपल व्यूज बताने, लाइक प्लस और माइनस व्यूज बताने। डिस्कस में मल्टीपल व्यूज बताने, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका कंक्लूजन देना है। तो यहां पे मेरी यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या रहेगी कि आप यहां पे डायमेंशंस बताओ, लाइक एम्प्लॉयमेंट है, ये एक्सपोर्ट बढ़ाता है, क्रेडिट है, पॉलिसी है, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन दोगे। सो दैट इज द डिस्कस। अब अगर ये डिस्कस को चेंज किया जाता है विद द एनालाइज, कि एनालाइज द रोल ऑफ एमएसएमई, तो यहां पे एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि डिस्कस में एक्सपेक्टेशंस ये थी और एनालाइज में एक्सपेक्टेशन है कि आपको एनालाइज करना है रोल ऑफ एमएसएमई। तो आपको ये बताना है कि उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसके चैलेंजेस और बॉटलनेक्स बताने हैं, और उसके बाद में बताना है इंटरलिंकेजेस क्या है इनके बीच में। नाउ अब इससे क्या हो गया, आंसर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया कि डिस्कस में बोला था कि आपको एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट और पॉलिसी के बारे में बताना है, और एनालाइज में बेनिफिट, चैलेंजेस और बॉटलनेक्स के बारे में बताना है। तो स्ट्रक्चर ही आपका आंसर का चेंज हो गया। अब इसका अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक एग्जामाइन, तो एग्जामाइन द रोल ऑफ एमएसएमई। तो यहां पे एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपको और ज्यादा एग्जामाइन करना है, यानी कि आप यू हैव टू गो डीपर, आपको डीपर जाना है। तो आपको क्या करना है कि जो भी एजम्पशंस होते हैं उन पे क्वेश्चन उठाने कि दैट व्हाई इज दिस एजम्पशन, राइट। आपको पॉलिसी आउटकम को चेक करना है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी चेक करना है। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि टॉपिक सेम है पर उसके अप्रोच तीन हो गए। तो अलग अलग टॉपिक से मतलब अलग अलग डायरेक्टिव से अप्रोच अलग अलग हो जा रहा है। ओके, तो ये चीज आ जाती है। इसके अलावा अगर हम एक और देखते हैं, लाइक एक आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग डायरेक्टिव्स में, क्रिटिकली एग्जामाइन एंड इवैल्यूएट। कि एग्जामाइन और इवैल्यूएट, इसमें भी स्टूडेंट कई सारे कंफ्यूज होते हैं। अब एग्जामाइन में क्या बोला जाता है, क्रिटिकली एग्जामाइन में हमने समझा है कि हमें प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें एक बैलेंस कंक्लूजन देना है। वेयर इज इवैल्यूएट में क्या करना है कि आपको जो इंपैक्ट है उसको जज करना है एंड उसकी इफेक्टिवनेस को जज करना है, फिर आपको एक वर्डिक्ट देना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है क्रिटिकली एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा।
ठीक है, अब क्रिटिकल एग्जामाइन में क्या करना है आपको, प्रोज एंड कॉन्स देखना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा का इंपैक्ट में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे, लाइक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इक्वालिटी आ रही है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होगा लाइक मिसयूज हो रहा है। अभी हमने देखा कि आईएएस के एग्जामिनेशन में कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बाहर आए हैं जो ऑफिसर बन गए हैं, फिर पता चला कि इन्होंने ये कोटा का मिसयूज किया था, राइट, ऑन सोशल जस्टिस। फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली एक बैलेंस कंक्लूजन देना है। अब क्रिटिकल एग्जामाइन में कंक्लूजन क्या आएगा, दैट दिस इज रिक्वायर्ड इन अवर सोसाइटी, ईडब्ल्यूएस कोटा की जरूरत है, लेकिन यहां पे सेफगार्ड्स लाना जरूरी है। खत्म, कंक्लूजन हो गया। बट अगर इवैल्यूएट पूछ लिया गया है तो इवैल्यूएट में क्या पूछा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा, कि ईडब्ल्यूएस कोटा कितना इफेक्टिव है, तो वो चीज आपको इवैल्यूएट करनी है, क्या ये इक्विटी ला रहा है या नहीं। तो हम कह रहे हैं कि क्रिटिकली एग्जामाइन प्रोब लाता है, कि प्रोब्स, और इवैल्यूएट उस पर डायरेक्ट जजमेंट देता है। इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं, जैसे मैंने एक टेबल बनाया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये सॉरी वो टेबल सब्सटैंशिएट और इसमें बनाया गया है, राइट। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकली एग्जामाइन प्रोब करता है, लाइक आप आर्ग्यूमेंट पे इंक्वायरी कर रहे हो, वेयर इवैल्यूएट में आप डायरेक्ट वर्डिक्ट दे रहे हो, आपने डायरेक्ट जजमेंट दे दिया है, राइट। अब जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इज सब्सटैंशिएट, इल्यूसिडेट एंड एक्सप्लेन। अब सब्सटैंशिएट का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा कि कोई भी क्लेम है उसको मैं फैक्ट्स और एग्जांपल्स के साथ बैक कर रहा हूं। इल्यूसिडेट का मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज इलस्ट्रेशन से क्लियरली समझा रहा हूं। एंड एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि मैं ब्रेक डाउन कर, कोई भी प्रोसेस और लॉजिक को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, सो दैट इज द एक्सप्लेन, राइट। फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल समझते हैं तो सब्सटैंशिएट द लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, कि आपको सब्सटैंशिएट करना है कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का क्या लिंक है। तो इसके अंदर आप डेटा डालोगे, लाइक आप डेटा डालोगे, केस स्टडीज डालोगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट डालोगे कि कितने फार्मर्स का सुसाइड हुआ है, आईपीसीसी की रिसेंट फाइंडिंग्स भी डालोगे। बट स्टूडेंट को जो मेजर कंफ्यूजन होता है वो दो चीज में, एक है सब्सटैंशिएट और एक है एल्यूसिडेट। जैसे सब्सटैंशिएट में हमें एविडेंस बताना है और एल्यूसिडेट में हमें क्लैरिटी बतानी है। एविडेंस में ये होगा कि आपको आपका पॉइंट प्रूव करना है, और एल्यूसिडेट में आपको आइडिया और इजियर वे में समझाने की कोशिश करनी है। फिर एविडेंस में डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट, केस स्टडीज यूज करोगे, और एल्यूसिडेट में आप एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई करना चाहोगे, एनालॉजीज बताओगे, रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशंस बताओगे। जैसे कि एग्जांपल है सब्सटैंशिएट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर और एल्यूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्सटैंशिएट में आपसे आपकी अवेयरनेस चेक करती है कि आपका एविडेंस कितना ऑथेंटिक है, वेरएज एल्यूसिडेट में आपसे चेक करता है कि आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताइए और कम्युनिकेशन आप कितना क्लियरली कर पा रहे हैं, यानी कि जो आपने चीज समझी है वो आप लिख के समझा पा रहे हैं या नहीं, वो चीज आ जाती है एल्यूसिडेट में। तो इस तरीके से ये चीज फंक्शन होती है। तो आई होप आप लोग को काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो अब अगर हम इनका रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो पीवाईक्यूज पूछ चुका है यूपीएससी, जैसे 2020 में पूछा था जीएस3 में, एक्सप्लेन, द क्वेश्चन डायरेक्टिव इज एक्सप्लेन कि इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। तो यहां पे एक्सप्लेन डायरेक्टिव पूछा गया है। तो एक्सप्लेन डायरेक्टिव का इसका आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी हमने समझा है ये तीनों का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके अंदर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रक्चर ऑफ आंसर क्या होना चाहिए। फिर सेकंड है जीएस2 2021 में, जहां पे पूछा गया क्रिटिकली एग्जामाइन, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस। फिर थर्ड आ जाता है डिस्कस अ वेरी जनरलिक व्यू, डिस्कस द चेंजेस इन इंडियाज कल्चरल लैंडस्केप ड्यू टू अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन के इंडिया के कल्चर पे क्या चेंज हुआ है। तो कुछ पॉजिटिव चेंज होंगे लाइक मॉडर्नाइजेशन है, कुछ नेगेटिव चेंज होंगे लाइक हमारी आइडेंटिटी जा रही है, लाइक दैट। तो उस तरीके से आप इसका डायरेक्टिव कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, राइट। तो आप ये सारी चीजों को यूज कीजिए खुद को समझाने के लिए कि हर एक डायरेक्टिव का वर्ड का एक डिमांड रहता है, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, जैसे हमने देखा कि वो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस के तरीके से देखता है, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो उसका आंसर होता है वो काफी ज्यादा जेनरिक हो जाता है, तो वो डायरेक्टिव को एड्रेस नहीं कर रहा है। थर्ड आ जाता है
कि जहां पे ओपिनियन पूछा गया है वहां पे वो स्किप कर दे रहा है। फॉर एग्जांपल कमेंट अगर है क्वेश्चन में तो आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्लेन बोला गया है तो वहां पे स्टूडेंट ओपिनियन दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? इसलिए जीएस में मार्क्स इतने कम आ रहे हैं बच्चों के, क्योंकि वो डायरेक्टिव फॉलो नहीं कर रहे और यूपीएससी इसको बहुत सीरियसली लेता है। ओके, तो जो डायरेक्टिव मिसमैच है ये एक साइलेंट किलर है आपके जीएस स्कोर का। इसलिए जीएस में स्कोर्स इतने कम आते हैं कि मतलब 50% पे भी एक एस्पिरेंट ऑल इंडिया रैंक 1 आ जा रहा है। दैट इज द मेजर रीजन। ठीक है, सो फाइनल स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे ही आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसके डायरेक्टिव पे अंडरलाइन करो और 30 सेकंड तक उस पर सोचो कि ये क्वेश्चन डायरेक्टिव की क्या डिमांड होगी मुझसे, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका एड्रेस करो। ठीक है, उसको अंडरलाइन कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग डायरेक्टिव स्टाइल्स में, ताकि आपको सबका डिफरेंस पता चले। फिर क्रॉस चेक करो पीवाईक्यू से कि यूपीएससी ये सबको कैसे यूज करता है। ठीक है, सो दैट मीन्स एक टॉपर ट्रिक इसमें ये है कि आंसर स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करो बेस्ड ऑन डायरेक्टिव टाइप्स, नॉट जस्ट टॉपिक्स, कि अपने आंसर स्ट्रक्चर को डायरेक्टिव के बेसिस पे प्रिपेयर करो, नॉट जस्ट फ्रॉम द टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी विद द यूज ऑफ डायरेक्टिव्स। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।